हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जो है बूंद बूंद दरिया दरिया। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यूपी टेट या फिर सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके एक लाइन को हम पढ़ेंगे और जहाँ पर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे हम डिस्कसन करेंगे। और अगर आप टीचर हैं तो भी आप पढ़ सकते हो, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात पुरानी। यह है 650 साल पुरानी घड़सीसर। 650 साल पुरानी घड़सीसर। सर यानी कि तालाब, यानी कि एक जगह है घड़सी, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। और इसी जगह के नाम पर इस तालाब का नाम पड़ा घड़सी और सर। तो ये घड़सी और सर मिलके घड़सीसर बना है। तो ये घड़सीसर, पुराना घड़सीसर, सर यानी कि तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। यानी कि इसके घाट पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। स्कूल भी था इसके घाट पर, और वहाँ बच्चे पढ़ने भी आया करते थे। पक्का घाट था दोनों तरफ, और सजे हुए बरामदे भी थे, कमरा था, हॉल था, ये सारी चीज़ें थी इसके घाट पर। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। तो यही है ये घड़सीसर। और देखिए इसके आसपास हॉल, बरामदे, घाट, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो इसमें क्या था कि इसमें जब बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो इसके बाद जब पानी ज़्यादा पूरा भर जाता था इसमें, तो उसके बाद जो छोटा तालाब था इससे उसमें पानी चला जाता था। फिर जब वो भर जाता था तो इस तीसरे में चला जाता था। तो ऐसे करके 9 तालाब बनाए गए थे, और इससे लोगों को पूरे साल पानी की कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या है कि पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। यानी कि पानी जो है वो इकट्ठा हो ही नहीं पाता है, बेकार बह जाता है, और गंदगी भी रहती है और लोग इस चीज़ का केयर नहीं करते हैं। यानी घड़सीसर अब उजड़ सा गया है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर इतिहास के बारे में कुछ दिया है कि अलबरूनी की नज़र से 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। इसका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत सी बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। अल बिरूनी एक पुराने यात्री थे। इतिहास में इनके बारे में और अच्छे से दिया होगा। अब ये कहाँ से आए थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे, और भारत में जो चीज़ें उन्हें स्पेशल लगीं, जो उनके देश में नहीं थी, उन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा था। अब उन्हीं का लिखा हुआ यहाँ पर है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। यानी कि इनके देश, अल बिरूनी के देश के लोग यहाँ के तालाबों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों में जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। यानी कि
तालाब के जो चारों तरफ जो भी घाट या चबूतरे बनाए जाते हैं वो इतने चौड़े और इतने अच्छे बनाए जाते हैं कि लंबी लंबी कतारें या फिर कितने भी लोग आ जाएं कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सबको उसमें समाहित कर लेता है और कोई परेशानी नहीं होती थी। अब यहाँ पे दिया कि आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे तब ये टिकट छपी थी। यहाँ पर ये चीज़ दिया है। हम पुरानी चीज़ों को कैसे जानते हैं? इतिहास से ही जानते हैं। अब किसी ने कुछ लिखा, जैसे यहाँ पर अल बिरूनी ने लिखा इंडिया के बारे में, यहाँ पे कैसी चीज़ें होती थी, लोग तालाब बनाने में माहिर थे, कैसे तालाब बनाते थे, कुंडों सरिया को फिर जोड़ करके इसमें पत्थरों से लोहे से ये सारी चीज़ें करते थे और उसके बाद एक चौड़ा सा और अच्छा सा तालाब बनाते के आसपास जगह बनाते थे, हॉल बनाते थे, कमरे बनाते थे, बरामदे बनाते थे और बैठने के लिए चबूतरे बनाते थे। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है कि देखो और पता करो, अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो, क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है कि बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा, जैसे ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि? तो ये बच्चों के लिए है कि अगर ये चैप्टर आप उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उनसे आप ये डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों का जवाब सुने। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता है। यानी कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बारिश कम होती है। अब ये है शिक्षकों के लिए, जो कि सीटेट के लिए या फिर यूपी टेट के लिए, पेडागॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी शिक्षक संकेत दिया हो उसे पढ़ना चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या दिया है कि बच्चों को बताएं कि अल बिरूनी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में चर्चा करें। उज़्बेकिस्तान को संसार के नक्शे में ढूंढने में बच्चों की मदद करें। अब बच्चे जो है वो क्लास 5 में हैं, तो यहाँ पर जो ईवीएस है जो हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें जो है वो साइंस का और सामाजिक विज्ञान का, एसएसटी का, दोनों का पोर्शन एक में दिया रहता है। दोनों को मिक्स करके दिया रहता है। पर्यावरण का पोर्शन, ये सब कुछ एक में दिया होता है। अब वही जब बच्चे 6 में चले जाएंगे तो ये बट जाएगा, यानी विज्ञान अलग हो जाएगा और सामाजिक विज्ञान अलग हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों को क्लास 5 में ही हमें बता देना चाहिए कि इतिहास होता है कोई सब्जेक्ट और उसमें कैसे पुरानी चीज़ों को हम जान सकते हैं, जो हमारे पूर्वजों का या फिर लाखों अरबों साल, करोड़ों साल पहले क्या क्या हुआ था पृथ्वी पर, कैसे लोग रहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बच्चों को हमें बताना चाहिए, ताकि वो आगे जब नेक्स्ट क्लास में जाएं तो इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में उन्हें और पढ़ने में उन्हें दिक्कत ना हो। तो अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गाँव में पानी की कमी क्यों नहीं थी? अब देखो यहाँ पे दिया था कि राजस्थान में के बहुत सारे गांव में बारिश बहुत कम दिन होता था और पानी की मतलब कम। अब बारिश होगा नहीं तो पानी कहाँ पे इकट्ठा होगा? तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती थी। ऐसा क्या व्यवस्था था इनके पास? तो देखते हैं हम। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। यह एक साझी सबकी ज़रूरत थी। साझी यानी कि सबकी ज़रूरत थी। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे, इसलिए इंतज़ाम में भी सभी जुटते, चाहे व्यापारी हो या मज़दूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह ज़मीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती।
यानी कि तालाब बनवाया जाता था। उस समय पानी को इकट्ठा करने के लिए जोहड़ बनवाए जाते थे, और इससे जब पानी इकट्ठा होती थी तो ज़मीन जो था वो उसमें भी नमी बनी रहती थी और उपजाऊ भी रहती थी ज़मीन। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम था। अब ये देखो, ये जो चित्र बना है ये एक घर है, यहाँ पे भी पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम हो रखा है। अब सामने दिए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी ज़मीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुँचेगा। अब यही है, ये व्यवस्था यहाँ पर दी गई है कि कैसे जो छत पर ये इकट्ठा होने वाला पानी कैसे ये पाइप की मदद से टैंक में कैसे पहुँचता है, और यहाँ से जो स्त्री है वो इसे निकाल रही है बाल्टी की मदद से। अब देखते हैं हम, तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। यानी कि ऊपर से खींचने के बजाय लोग इस सीढ़ियों से नीचे उतर कर के पानी जा कर के ला सकते हैं, इसलिए इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। और इसका जो नाम है वो क्या है? बावड़ी। अब देखते हैं, पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थीं। शिक्षक संकेत दिया है कि ज़मीन पानी किस तरह सोख लेती है। कुएं या बावड़ी में पानी कैसे पहुंच पाता है, चर्चा करो। तो इस पे हमें बच्चों से चर्चा करना होगा कि कैसे ज़मीन पानी को कैसे किस तरह से सोख लेती है, और कुएं और बावड़ी में कैसे पानी पहुंचता है। तो वही वर्षा के माध्यम से इसमें पानी इकट्ठा होता है। उसके बाद हम देखते हैं, क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? अपनी दादी, नानी, किसी भी बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब घर में पानी कहाँ से आता था। क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतज़ाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक या कुछ और। आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? तो सफ़र में लोग पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? तो ऐसा हम अपने समय से और पुराने ज़माने के समय से बच्चों को कंपेयर करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है पानी से जुड़े रिवाज। पानी से भी जुड़े हुए बहुत सारे रिवाज होते हैं, जैसे त्यौहार वगैरह में या फिर नई नई लोगों की शादी होती है तो जब बारात निकलती है तो लोग जैसे जाते हैं कुएं के पास, वहाँ पर उसकी पूजा करते हैं और तब जाके वो आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में शादी करने के लिए, या फिर शादी करके जब लोग आते हैं तब भी कुएं का पूजा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसमें कुएं का पूजा किया जाता है और नल का पूजा किया जाता है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही पानी से जुड़े रिवाज आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों को की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की ये फ़ोटो देखो, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्यौहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है, मतलब कि लोग त्यौहार मनाते हैं अगर बारिश से पानी तालाब भर जाता है, तो यही लाइन यहाँ पे थी। अब यहाँ पे ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है ना, कि पानी से ही ज़िंदगी जुड़ी हुई है, बिना पानी के कुछ भी नहीं। अब क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भर जा रहा है। और दूसरे चित्र में क्या दिया है कि चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर इस सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? अब ये देखो यहाँ पर कितनी सुंदर यहाँ पे ये
मूर्ति बनी हुई है और इसके मुंह से पानी निकल रहा है और यहाँ पर लोग पानी इकट्ठा कर रहे हैं इस पीतल के घड़े में। ऐसे यहाँ पर भी इस घड़े में पानी इकट्ठा की जा रही है, यहाँ से ये पानी गिर रहा है। तो ऐसे ऐसे पहले के ज़माने में व्यवस्था थी। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं बच्चों को पानी से जुड़े हुए कि यह कितना पुराना है, किसने बनवाया होगा, मतलब कि क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं, बावड़ी बना है। ऐसे बच्चों से प्रश्न करके और उनसे हम बोल सकते हैं कि वो इस पर रिसर्च करें, पूछें अपने आसपास अपने पड़ोसियों से या बड़े से कि ये कितना साल पुराना है, किसने बनवाया होगा और इसकी सफाई कैसी होती है, पानी कौन कहाँ से आता है इसमें। फिर ये सारी चीज़ें बच्चे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा सोचो, इसमें क्या दिया है कि 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ जाता था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। यानी 1986 में जोधपुर में जब सूखा पड़ गया तो भूली बिसरी बावड़ियों को फिर से याद किया गया। लोगों ने तो छोड़ ही दिया था बावड़ियों को, उसमें गंदगी हो गया था। जब सूखा पड़ा तो फिर से उसे याद किया गया। अब वहाँ की सफाई हुई, मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। यानी कि जब बारिश हुई, पानी की परेशानी ख़त्म हो गई तो फिर लोग उसे भूल गए। अब जब दिक्कत होगी तो फिर उसे याद करेंगे, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह हो सकती है? चर्चा करो। अब 15 से 20 साल पहले उसमें पानी था, कुएं सूखने की क्या वजह हो सकती है? तो हम बच्चों से ये चर्चा कर सकते हैं कि क्या उनके घर के आसपास कोई ऐसे पुराने कुएं हैं जो सूख चुके हैं और उनके सूखने का क्या कारण है। उस पर वो अपने बड़ों से या अगल बगल के लोगों से पूछ सकते हैं और इस पर चर्चा हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कुएं हमें इस समय देखने को मिलते हैं जो सूख चुके हैं, क्योंकि कुएं से अब वो लोग पानी निकालते नहीं हैं तो वो सूख जाता है और फिर उसके बाद उसे ऐसे ऊपर से ढक दिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है, उसमें कूड़ा कचरा भर जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी जगहों पे दुर्घटना भी हो जाती है कुओं को लेकर के। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। अब फिर अगर कभी सूखा पड़ जाए तो लोग फिर उसे साफ़ करेंगे और बारिश का इंतज़ार करेंगे कि उसमें पानी इकट्ठा हो। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें पानी का बारिश इकट्ठा होता है अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? तो ये सारी वजह यहाँ पर दी गई हैं कि मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी को निकालने के लिए, तालाब को छोड़ दिया गया है और पेड़ों के आसपास सीमेंट के पक्के कर दिए गए हैं ज़मीन को। अब हाल की बात, आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से करते हैं। चित्र पृष्ठ 57 को देखकर चर्चा करो। चलिए हम देखते हैं 57 पृष्ठ। तो यही है जो इंतज़ाम किए गए हैं पानियों से के लिए यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे कि तुम्हारे यहाँ किस तरह पानी आता है उस पर निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखो। तो वो जो पृष्ठ अभी हम देखेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो उसमें अगर जिस तरह से आपके यहाँ पानी आता है उस पर हमें निशान लगाना होगा। यहाँ पे शिक्षक संकेत दिया है कि पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, इस पर चर्चा ज़रूरी है। साथ ही यह भी देखें कि कहाँ कहाँ से और किन परेशानियों से लोगों को पानी लाना पड़ता है। पानी और जात पात का मुद्दा मुश्किल तो है लेकिन ज़रूरी भी है। अब पहले के ज़माने में ये था कि कुछ ऊंचे जात के लोग थे, उस वक्त मतलब कहा जाता था कि ऊंचे जात के ये लोग हैं, ऊंचे जात के लोग थे। और जो लोग दूसरे काम करते थे, छोटे काम जिसको कहा जाता, कोई भी काम वैसे छोटा होता नहीं है, तो जो दूसरे काम करते थे, साफ़ सफाई का काम करते थे, उनको छोटे जात के मान लिया जाता था। तो अगर वो लोग जाते थे किसी कुएं से पानी लाने के लिए तो वो लोग उन्हें उसमें से नहीं लेने देते थे।
तो उनके लिए अलग व्यवस्था थी और बड़े जात के लोग थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी। तो ऐसा भेदभाव था, लेकिन अभी इस वक्त समाज में ऐसा कुछ नहीं है, कहीं होगा भी तो अभी देखने को बहुत कम मिलता है। उसके बाद ये देखो कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है और पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। उसके बाद क्या दिया है कि यहाँ पे ये बच्ची है जो उसके यहाँ क्या होता है कि हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब ये बच्ची है जो मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं, तो यहाँ पे आधे घंटे के लिए पानी आता है जो सप्लाई होता है। अब यहाँ पे दिया है कि हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। इसके यहाँ दिन भर नल में पानी आता है। यहाँ पे दिया है कि मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पानी पीने के लिए तो पानी ख़रीदना ही पड़ता है, तो इन्हें ख़रीदना पड़ता है। हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है, तो ये पंप लगा कर के पानी लेते हैं। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं आती तो क्या करें। अब यहाँ दिया है हम पानी नहर से ही पानी भरते हैं, तो ये नहर से लेके आते हैं। तो इसमें से अगर आपके यहाँ जिस भी बच्चे के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस पर चर्चा किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि चर्चा करो, ज़िंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए क्या, यह हक एक बार हर एक को मिल रहा है, ऐसा क्यों। तो मतलब क्या ये हक सभी को मिल रहा है, ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है। पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है, यानी सबके लिए है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं, यह कहाँ तक सही है। तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है। कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा है, इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी। तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है। तो ये जो अलग अलग तरीके के हमने पानी लाने की दिक्कत को देखा है, इसी के बारे में दिया है कि ऐसा क्यों अलग अलग इतनी सारी दिक्कतें क्यों, जबकि पृथ्वी पर तो पानी सबके लिए बराबर ही है। अब यहाँ पे देखो कि दिल्ली जल बोर्ड का ये बिल बना है और ये लोग खरीद के पानी पीते हैं, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है। बिल को देखकर बताओ यह बिल कौन से दफ्तर से आया है। तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है। इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है। बिल किसके नाम से है, कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़ते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग है। बड़ों से पता करो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों पे हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर पानी खरीद के आता है, पानी का बिल आता है, अगर सप्लाई भी करती है गवर्नमेंट तो उसका भी बिल आता है, तो उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अब ये देखो, ये लास्ट पेज है। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतज़ाम में लगी हैं। वे लोग बुज़ुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखिए कि तरुण भारत संघ नाम की इस संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। तो ये है दड़की माई और तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था है। उन्होंने इनसे पूछताछ की, उनके समय में क्या होता था क्या नहीं, उसके हिसाब से है। तो इसमें क्या दिया है, ये है दड़की माई। राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना दिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी और वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो एक पानी की दिक्कत ख़त्म होने से कितना फ़ायदा हुआ उस गांव को, लोगों को।
जानवरों के लिए पानी निकालने के में बहुत दिक्कत होती थी। तो इन लड़की माई ने जो इन लोग के साथ मिलकर पहल की, मतलब खोजबीन की, और एक संस्था से जुड़े ये लोग, और उस संस्था ने इनके साथ मिलकर एक तालाब बनाया, और जिससे पानी की दिक्कत ख़त्म हुई और आराम से चारे पानी की व्यवस्था होने लगी और दूध भी ज़्यादा मिलने लगा। जब पशु स्वस्थ रहने लगे तो दूध ज़्यादा देने लगे। इस दूध को बेच कर के उनकी आमदनी भी हुई, उससे बने हुए मावे को भी बेचा। इस तरह से हेल्थ और वेल्थ दोनों ही इन्हें मिला। अब क्या है कि तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। अब ये कह दिया है कि हम क्या समझें। पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो, और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। एक पानी का बिल लाओ, उसे देखकर बताओ यह पानी किस तारीख से किस तारीख तक का है। तो यानी बच्चों को एक बिल दिखाकर आप उस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि उस बिल को कैसे वे समझें। इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ते हैं, कहाँ पर तारीख होता है, इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर जो भी खर्च हुआ उसको वे समझ सकें। तो अभी से बच्चे समझेंगे तो आगे उन्हें परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही हमने ईवीएस में जब हम ओमना का सफ़र वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें था टिकट को लेकर था कि कहाँ पर लिखा रहता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, और टिकट का दाम या फिर रिज़र्वेशन डेट, ये सारी चीज़ें, कितने किलोमीटर दूरी है, ये सब चीज़ें जो कुछ भी लिखी होती हैं उस टिकट पर, उस पे भी बच्चों को दिखाकर हम चर्चा कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। और बस ये लड़की माई का एक मुख्य संस्था से जुड़े तरुण भारत। उसके बाद था कुछ और, जैसे शिक्षकों के लिए था कि वे बच्चों से जात पात या फिर भेदभाव के इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं कि कैसे पहले के ज़माने में होता था। फिर 1986 में कैसे जोधपुर में सूखा पड़ गया और उन लोगों ने फिर बावड़ियों को साफ़ किया, तो ये चीज़ थी। और फिर अलबरूनी से जुड़ा हुआ एक किस्सा था कि जो अलबरूनी जो थे वो भारत आए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तालाब कितने अच्छे से बनाए गए हैं। तो उस पर उन्होंने अपनी जो भी पुस्तक थी उसमें लिखा था कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। और ये कहाँ का है? तो घड़सीसर, बूंद बूंद दरिया दरिया चैप्टर किस चीज़ का है? तो घड़सीसर, यानी कि जैसलमेर में राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, तो इसलिए घड़सीसर, घड़सी नाम है और सर यानी कि तालाब, तो घड़सीसर ये तालाब था। तो यही सारी चीज़ें थे इस चैप्टर में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।